हेलो फ्रेंड, एवरग्रीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आपको होम साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक हड्डियों के ट्यूट एवं पट्टियों के प्रकार पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ्य सामग्री में देखते हैं प्रस्तावना, अस्थिभंग के प्रकार, अस्थिभंग के कारण, अस्थिभंग के चिन्ह या पहचान, अस्थिभंग की प्राथमिक चिकित्सा, विशेष अस्थिभंग शरीर या खोपड़ी की टूट, निचली जबड़े की हड्डी, हसल की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पसलियों की टूट, हाथ का अस्थिभंग कोहनी, अग्रबाहु, हथेली, पैर के तलवे और अंगुलियां, टांग की हड्डी, घुटने की हड्डी, मोच आना, अभ्यास के लिए प्रश्न इत्यादि हैं। प्रस्तावना से हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, कोई लचीली वस्तु जब मुड़ती है या उस पर भार पड़ता है तो वह लचक जाती है, टूटती नहीं। किंतु कोई भी कड़ी वस्तु गिरने, मुड़ने अथवा भार पड़ने पर टूट जाती है। इसका कारण स्पष्ट है। लचीली वस्तु में खिंचाव सहने का गुण होता है। वह भार पड़ने से या मुड़ने से अपनी लचक के कारण टूटती नहीं। वह कड़ी वस्तु लचक नहीं पाती और तुरंत टूट जाती है। हमारी हड्डियां भी कड़ी होती हैं और यही कारण है कि गिरने, चोट लगने या उनके ऊपर कोई भार पड़ने से टूट जाती हैं। हड्डियों के टूटने अथवा अस्थिभंग होने में प्रायः अन्य प्रकार की क्षति भी शरीर को पहुंचती है। हड्डियों की टूट, दुर्घटना या संघर्ष में किसी हड्डी का एक या दो स्थान से टूट जाना हड्डियों का टूटना या अस्थिभंग कहलाता है। कभी कभी हड्डियां टूटने के स्थान पर चटक जाती हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं। हड्डी का चटकना भी अस्थिभंग ही कहलाता है। इसमें बहुत अधिक पीड़ा होती है, उसके आसपास सूजन आ जाती है। छोटी से छोटी हड्डी के टूटने की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटा दुख ही बड़ा दुख बन जाता है। अस्थिभंग के कारण में देखते हैं हम। हड्डियां निम्नलिखित कारणों से टूट सकती हैं। पहला, सीधी या प्रत्यक्ष चोट से, बाई डायरेक्ट वायलेंस। जिस स्थान पर चोट लगती है उस स्थान की हड्डी टूट जाती है। जैसे हाथ पर कोई भारी चीज़ गिरने से वहाँ की हड्डी टूटती है। इसी प्रकार यदि सिर पर कोई बोझ गिरता है तो सिर की हड्डियाँ टूटती हैं। साधारणतः हड्डियाँ इसी प्रकार से टूटती हैं। झटके या गौड़ चोट से, बाई इनडायरेक्ट वायलेंस। इस अवस्था में वास्तव में चोट तो किसी स्थान पर लगती है पर हड्डी दूसरे स्थान से टूटती है। जैसे अधिक ऊंचाई से पांव के बल गिरने से रीढ़ की हड्डी पर ऐसा तेज झटका पड़ता है कि वह टूट जाती है। पेशियों के अधिक खिंचाव से। तीसरा, पेशियों के अधिक खिंचाव। प्रत्येक पेशी की खिंचाव सहने की शक्ति सीमित होती है। किसी पेशी पर आवश्यकता से अधिक खिंचाव पड़ने से उससे संबंधित हड्डी टूट जाती है।
इस प्रकार प्रायः कोहनी, कलाई या घुटने की हड्डियां टूटती हैं। अस्थिभंग के चिन्ह और पहचान क्या क्या हैं? पेशियों के अधिक खिंचाव से प्रत्येक पेशी की खिंचाव नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे अस्थि भंग के चिन्ह और पहचान। यहाँ से यदि हड्डी, पेशी और त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आती है तब तो तुरंत पता लग जाता है। अन्य प्रकार की टूट को निम्नलिखित बातों से पहचानते हैं। दर्द। पहला, दर्द से। जिस स्थान की हड्डी टूटती है वहाँ पर बहुत दर्द होता है। दूसरा, सूजन से। हड्डी टूटने के स्थान पर सूजन आ जाती है। तीसरा, निष्काम होना। जिस अंग की हड्डी टूटती है वह बिल्कुल निष्काम हो जाता है। यदि पैर की हड्डी टूट जाती है तो घायल मनुष्य चल फिर नहीं सकता। चौथा, आकार का बिगड़ जाना। जिस अंग की हड्डी टूटती है उस अंग का बाहरी आकार बिगड़ जाता है। टूटे हुए स्थान पर घायल अंग कुछ झुका हुआ, मुड़ा हुआ, छोटा या बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। उसका वास्तविक आकार बदल जाता है। पांचवा, असाधारण गति। अपने वास्तविक रूप में जो अंग हिलता डुलता नहीं है, हड्डी टूटने से हिलने पर वह निर्जीव चीज़ों की भांति हिलने डुलने लगता है। जैसे हाथ या पाँव की हड्डी टूटने पर हाथ या पाँव एकदम निर्जीव से लटकने लगते हैं। छठा, कड़कड़ाहट के शब्द। चोट के स्थान पर यदि गति करने की चेष्टा की जाए तो टूटी हुई हड्डी का एक सिरा दूसरे सिरे से रगड़ खाता है और कड़कड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। प्राथमिक चिकित्सक अथवा अन्य किसी सहायक को इस पहचान द्वारा हड्डी टूटने का निश्चय करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घाव बढ़ने की संभावना रहती है और व्यर्थ ही घायल का कष्ट बढ़ता है। हड्डी टूटने का जिस स्थान पर संदेह हो वहाँ पर हाथ से दबाने पर हड्डी के टूटने का अनुभव हो जाता है। त्वचा के समीपस्थ सब हड्डियों के संबंध में इस प्रकार निश्चय किया जा सकता है। अस्थिभंग के प्रकार। अस्थिभंग के मुख्य 2 आधार हैं जिनके अनुसार अस्थिभंग के 7 प्रकार होते हैं। चोट के आधार पर अस्थिभंग के साथ चोट के आधार से तात्पर्य है कि अस्थिभंग के स्थान पर उसके पास की मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार के अस्थिभंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण टूट, सिंपल फ्रैक्चर। दूसरा, विशेष अस्थिभंग, कंपाउंड फ्रैक्चर। तीसरा, पेचीदा अस्थिभंग, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अस्थिभंग के
फर्स्ट में साधारण टूट में देखते हैं, अस्थि टूटकर अपने स्थान पर रहती है, मांसपेशियों पर बाहर से सूजन आ जाती है, मांसपेशियों के तंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये साधारण में होता है। विशेष अस्थिभंग में होता है, इसमें अस्थि टूटकर उसका एक सिरा बाहर की ओर त्वचा फाड़कर आ जाता है। इस प्रकार के भंग में रक्त बहता है। पेचीदा अस्थिभंग, जब अस्थि टूटकर शरीर के किसी कोमल अंग में धंस जाती है तो उसे जटिल भंग कहते हैं। जैसे पसली टूटकर फेफड़ों या आमाशय को नुकसान पहुंचाती है। अस्थि की टूट के आधार पर अस्थिभंग, इस आधार पर अस्थिभंग 4 प्रकार के होते हैं। बहुखंड टूट, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, दूसरा दबी टूट, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, तीसरा पचड़ी टूट, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। पहला में देखते हैं अस्थि की टूट के आधार पर जो 4 प्रकार के हैं उसमें देखते हैं। बहुखंड टूट में, इस स्थिति में अस्थि के कई टुकड़े हो जाते हैं। दबी टूट में इसमें अस्थियां किसी भारी वस्तु से दबकर चूर चूर हो जाती हैं, जैसे खोपड़ी, पसली व उंगलियों की अस्थियां। खपच्ची टूट में देखते हैं, जब अस्थियां टूटकर उसके सिरे एक दूसरे में घुस जाते हैं तो उसे खपच्ची टूट कहते हैं। कच्ची टूट, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, छोटे बच्चों की अस्थियों में कार्टिलेज होता है, जिस कारण ये कोमल व लचीली होती हैं। ये अस्थियां किसी दुर्घटना में नहीं टूटती, बल्कि पेड़ की कच्ची डाल की तरह लचक कर झुक जाती हैं तथा कभी कभी इनमें दरार पड़ जाती है। इन्हें कच्ची टूट कहते हैं। अस्थिभंग में सामान्य उपचार क्या करने चाहिए? जब किसी व्यक्ति की अस्थि टूट गई है तो किसी जानकार व्यक्ति से ही उसका उचित उपचार करना चाहिए। इस प्रकार न करने से एक सरल प्रकार का अस्थिभंग जटिल हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत उपचार के निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। उसमें क्या क्या आते हैं? उपयुक्त चिकित्सा सहायता, किसी योग्य चिकित्सक को तुरंत बुलाना चाहिए। यदि डॉक्टर के आने में देर है तो प्राथमिक चिकित्सा के उपाय करने चाहिए। रक्तस्राव को रोकना, कभी कभी अस्थिभंग के साथ साथ शरीर से रक्तस्राव भी होने लगता है। किसी साफ कपड़े से दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए। टूटी अस्थि की देखभाल करना, यह उचित होगा कि अस्थि का प्राथमिक उपचार दुर्घटना के स्थान पर ही करना चाहिए। रोगी की टूटी अस्थि पर खपच्ची, कार्डबोर्ड के टुकड़े, छड़ी अथवा अन्य किसी लकड़ी की सहायता से बांधकर अचल बना देना चाहिए। घायल अंग की देखभाल, रोगी के घाव को निसंक्रामक घोल द्वारा साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए तथा घायल अंग को स्वच्छ रुई अथवा कपड़े से ढक देना चाहिए। झोली का प्रयोग, यदि हाथ की हड्डी टूटी है तो झोली का प्रयोग करना चाहिए। घायल का स्थानांतरण, प्राथमिक उपचार देने के बाद घायल को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि घायल व्यक्ति को ले जाते समय अनावश्यक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। पेय पदार्थ पिलाना, यदि रोगी होश में है तो उसे पीने के लिए गर्म दूध, चाय या कॉफ़ी देना लाभप्रद रहता है।
सांत्वना देना एवं धैर्य बधाना। जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है वह सदमे की स्थिति में होता है, जो कि व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक भी हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सक का यह कर्तव्य है कि वह रोगी की घबराहट दूर कर उसे सांत्वना प्रदान करे। अस्थिभंग की प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा का काम हड्डी जोड़ना नहीं है, उसका कर्तव्य केवल ऐसा प्राथमिक उपचार करना है जिससे हड्डी की चोट बढ़ने न पाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह घायल अंग को ऐसी स्थिति में रखे कि वह अंग हिल डुल न सके और साथ ही उस स्थान के दोनों और जोड़ों को भी इस प्रकार बांध दे कि उसमें भी गति न हो सके। इस काम के लिए खपच्चियों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों के उद्देश्य व महत्व। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों का अपना अलग महत्व है। मुख्य रूप से तिकोनी एवं लंबी पट्टियां काम में लाई जाती हैं। तिकोनी एवं लंबी पट्टियां काम में लाई जाती हैं। पट्टियां साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि स्टेरिलाइज्ड हो तो उत्तम होगा। यदि हम गंदी पट्टी का प्रयोग करेंगे तो उसमें स्थित कीटाणु घाव में प्रवेश कर लेंगे तथा घाव को अधिक विषाक्त बना देंगे। पट्टी बांधने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, गंदगी या जीवाणुओं से रक्षा। पट्टियां घाव को पूर्ण रूप से ढक देती हैं, अतः उनमें जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते। दूसरा, दवा को स्थिर रखने के लिए। दवा गौज रुई खपच्ची को यथास्थान रखने में सहायता करती है। सहारा देने के लिए। टूटी हुई अस्थि, घायल अंग या बाहों को सहारा देने के लिए। सूजन कम करने के लिए। चौथा, घाव या चोट पर उचित दबाव डालने के लिए ताकि घाव के आसपास सूजन कम हो तथा अधिक न बढ़े। पांचवा, रक्तस्राव बंद करने के लिए। चोट से बहने वाले रक्त को बंद करना। छठा, क्षतिग्रस्त अंग को आराम देने के लिए। चोट वाले अंग को पट्टियों से सहारा देना। सातवां, भावी चोट से बचाने के लिए। चोट या घाव को पुनः बाहरी आघात से बचाना। चोट या घाव का धूल व बाहरी जीवाणुओं से बचाव करना। आठवां, पीड़ा कम करने के लिए। किसी अंग की पीड़ा कम करने के लिए भी पट्टी का उपयोग लाभप्रद होता है। पट्टियों के प्रकार। पट्टियों के मुख्य 2 प्रकार होते हैं में विभाजित किया गया है। पहला, पट्टियों के उपयोग के आधार पर। दूसरा, पट्टियों के आकार के आधार पर। पट्टियों के उपयोग के आधार पर पट्टियां भी 2 प्रकार की होती हैं। जैसे सूखी पट्टी। पहला, सूखी पट्टी। अभी आगे देखेंगे। सूखी पट्टी भी 3 प्रकार की होती है। यह पट्टी घाव को सूखी पट्टी देखते हैं। यह पट्टी घाव की रक्षा करने, घाव को भरने अथवा घाव पर दबाव डालने के लिए की जाती है। सबसे उत्तम विश्वसनीय पट्टी मोमी कागज में बंद करके लिफाफे में रखी रहती है। घाव पर सदैव इसे ही उपयोग में लाना चाहिए। यह उपलब्ध न होने पर स्वच्छ फ्लानेल
का कपड़ा प्रयोग कर सकती हैं। सूखी पट्टी भी 3 प्रकार की होती है। पहला, जालीदार पट्टी। यह पट्टी जाली के कपड़े की बनी होती है। इसका प्रयोग करते समय जालीदार कपड़े पर कीटनाशक पदार्थ लगा दिया जाता है। दूसरा, कीटाणु रहित पट्टी। यह पट्टी स्टेरलाइज्ड होती है। इसे पूर्ण रूप से औषधियों से कीटाणु रहित कर दिया जाता है, अतः यह सबसे अधिक विश्वसनीय और लाभकारी होती है। इस पट्टी के ऊपर कीटाणुनाशक फैलाने का एक टुकड़ा लगा होता है। इस पट्टी को पॉलीथीन में रखकर लिफाफे में बंद कर दिया जाता है। मतलब तीसरा, आपातकालीन पट्टी। आकस्मिक दुर्घटना के समय कीटाणु रहित पट्टी उपलब्ध न होने पर स्वच्छ धुला हुआ कपड़ा या रुमाल का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, गीली पट्टी। पट्टियों के प्रकार में दूसरा, सूखी। यह पट्टी रुधिर स्राव कम करने, गीली पट्टी रुधिर स्राव कम करने, सूजन कम करने अथवा दर्द में राहत पहुंचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा इसे हड्डियों की चोट मोच में भी प्रयोग करते हैं। गीली पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं भी। पहला, गर्म पानी की सेक देने वाली पट्टियाँ। गर्म सेक वाली पट्टी को अग्रांकित प्रकार से तैयार करते हैं। एक स्वच्छ फ्लानेल के टुकड़े या छोटी तौलिया की 4 परतें करें। गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल लें ताकि पानी काफ़ी समय तक गर्म रहे। कपड़ों को पानी में भिगोकर निचोड़ लें। इस पट्टी को घाव पर रख दें और समय समय पर बदलते रहें। गर्म पानी का सेक देने वाली पट्टी के कार्य: पैर में मोच आने पर आराम देती है। अस्थिभंग में उत्पन्न सूजन में आराम पहुंचाती है। यह घाव या दर्द कम करने में प्रयोग की जाती हैं। ठंडे पानी का सेक देने वाली पट्टी। ठंडे जल की सेक देने वाली पट्टी को निम्न प्रकार तैयार करते हैं। एक स्वच्छ फ्लानेल के टुकड़े या रुमाल या छोटी तौलियों को 3-4 परत बना दें। इसे शीत जल में भिगोएं। इस पट्टी को चोट लगे अंग पर रखें। पट्टी को ठंडा रखने के लिए बार बार पानी में भिगोते रहें। ठंडे पानी का सेक देने वाली पट्टी के प्रकार: शरीर के आंतरिक रुधिर रक्तस्राव को कम करती है। चोट व मोच के दर्द को कम करती हैं। अंगों की सूजन कम करती है। पट्टियों के प्रकार। पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं पट्टियों के उपयोग, जो हम आगे पढ़ चुके हैं उसके वही 2 प्रकार हैं। पट्टियों के उपयोग के आधार पर, पट्टियों के आकार के आधार पर। उपयोग के आधार पर सूखी पट्टी एवं गीली पट्टी। और सूखी पट्टी के अंतर्गत 3 आते हैं: कीटाणु रहित पट्टी, जालीदार पट्टी, संकटकालीन पट्टी जिसको आपातकालीन पट्टी भी कहते हैं। और गीली पट्टी के अंतर्गत 2 आते हैं: ठंडे पानी का सेक देने वाली पट्टी, गर्म पानी के सेक देने वाली पट्टी। पट्टियों के आकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। तिकोनी का पट्टी के भी 2 प्रकार हैं: पूरी पट्टी व चौड़ी पट्टी, पतली पट्टी। पट्टियों के प्रयोग के नियम: पहला, पट्टी बांधने से पूर्व यह देख लीजिए कि पट्टी कसी हुई
तथा बराबर लिपटी है या नहीं। पट्टी घाव के अनुसार ही छोटी या बड़ी होनी चाहिए। यदि पट्टी बाएं अंग पर बांधनी हो तो दाएं हाथ से पकड़िए। यदि दाएं अंग में बांधनी हो तो बाएं हाथ से पट्टी को पकड़ना चाहिए। चौथा, पट्टी का खुला सिरा बाहरी ओर होना चाहिए तथा त्वचा के घाव वाले स्थान पर रखकर बांधनी चाहिए। घाव पर पट्टी बांधते समय गांठ घाव पर नहीं आनी चाहिए। पट्टी को बराबर बांधना चाहिए। घायल अंग पर पट्टी बांधते समय उसे नीचे से ऊपर की ओर तथा अंदर से बाहर की ओर बांधना चाहिए। तिकोनी पट्टी को देखते हैं अभी। तिकोनी पट्टियाँ। यह पट्टी प्राथमिक चिकित्सा के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। यह पट्टी तिकोने आकार में मार्किन या अन्य मजबूत कपड़े की बनाई जाती है। बनाने का तरीका। तिकोनी पट्टी बनाने के लिए करीब 1x1 मीटर मार्किन या अन्य स्वच्छ सफ़ेद कपड़ा लेकर बीच में 2 भागों में विभक्त कर लिया जाता है। तीनों कोनों पर मशीन कर दी जाती है, मतलब सिलाई। इस प्रकार 2 तिकोनी पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। तिकोनी पट्टियों का महत्व या कार्य। किसी कटे हुए स्थान से बहते रुधिर को रोकने के लिए पट्टी आवश्यक है। दूसरा, घाव को बाहरी वस्तुओं, जीवाणुओं आदि से दूषित होने से बचाने के लिए पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, किसी स्थान या अंग में चोट लग जाने या दर्द पर उस स्थान को दबाकर आराम पहुंचाया जाता है। अतः तिकोनी पट्टी एक तिकोनी पट्टी सब प्रकार से उपयुक्त है। दूसरा, चौथा, टूटी हुई हड्डियों को मिलाकर इस प्रकार की पट्टियों से भली प्रकार बांधा जा सकता है और स्थिर रखा जा सकता है, जिससे कि वे खिसक कर गलत ढंग से न जुड़ जाएं। ये पट्टियाँ खपच्चियाँ बांधने के लिए भी उपयुक्त हैं। बाहुओं को सहायता देने के लिए झोल इन्हीं पट्टियों से बांधे जाते हैं। तिकोनी पट्टियों के बांधने का तरीका। तिकोनी पट्टियों को निम्नलिखित प्रकार से बांधी जाती हैं। पहला, पूरी खुली पट्टी। दूसरा, चौड़ी पट्टी। तीसरा, सकरी पट्टी। पूरी खुली पट्टी। पहला, पूरी खुली पट्टी। पूरी खुली पट्टी सिर, पीठ तथा छाती पर बांधी जाती है। यह पट्टियाँ बाजारों में भी बनाई तैयार मिल जाती हैं। दूसरा, चौड़ी पट्टी। इसे बनाने के लिए पूरी खुली पट्टी को किसी समतल मेज पर फैला देते हैं। इसके पश्चात पट्टी के शीर्ष भाग को आधार पर मोड़कर रख दीजिए। यदि कम चौड़ी पट्टी बनानी हो तो मुड़े हुए शीर्ष भाग को एक बार और मोड़कर आधार पर रख दिया जाता है। यह पट्टी खपच्ची बांधने या झोल डालने के काम आती है। तीसरा, सकरी पट्टी। इसे बनाने के लिए 2 बार मुड़े हुए शीर्ष भाग को पुनः तीसरी बार फिर आधार पर रखकर मोड़ दीजिए।
इसका प्रयोग भी चौड़ी पट्टी के समान ही किया जाता है। तिकोनी पट्टी बांधते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, पट्टी साफ या कीटाणु रहित हो। दूसरा, गांठ घायल अंग से हटकर बांधनी चाहिए। तिकोनी पट्टी के सिरों को बंद करने हेतु रीफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए। तिकोनी पट्टी के सिरों को बंद करने हेतु रीफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए। टूटे अंग को सहारा देने के लिए झोली का प्रयोग करना चाहिए। खपच्ची पर रुई रखकर ऊपर कपड़ा रखकर बांध देना चाहिए। पट्टी बांधने से पूर्व गांठों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये पट्टियों को हम देख लेते हैं। ये सभी प्रकार, ये तिकोनी पट्टी, इसको वही मोड़ दिया गया है इसका सिरा, और इसमें इसको दोबारा से मोड़ दिया गया है, इसको तिबारा से मोड़ दिया गया है। पट्टियों की गांठ बांधना। गांठें दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनी गांठ, दूसरा रीफ गांठ। तिकोनी पट्टी बांधने के उपरांत रीफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ग्रेनी गांठ सरक सकती है तथा बांधे गए स्थान पर चुभती है, जबकि रीफ गांठ न तो चुभती है और न ही ढीली पड़ती है। यदि ग्रेनी गांठ बांधी भी जाए तो चोट से दूर बांधनी चाहिए। रीफ गांठ बांधने के बाद पट्टियों के दोनों सिरे पट्टी में इस प्रकार घुसा देने चाहिए जिससे कि वे दिखाई न दें। शरीर के विभिन्न अंगों पर तिकोनी पट्टियां बांधना।